हमारी पिछली वीडियो में हमने देखा कि ग्रेविटेशनल फोर्स हमारे लिए क्या है, कैसे वर्क करती है, उसका फॉर्मूला क्या है। हम अपने आसपास हर फिनोमिना में जब फोर्स देखते हैं तो उसमें बहुत सारे फिनोमिना तो हमें ग्रेविटेशन फोर्स के ही नज़र आते हैं। एवरीथिंग फॉलिंग फ्रॉम अप टू डाउन इज बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। लेकिन अभी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो न्यूटन ने अपने न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में दी थी। तो क्या वो चीज़ें सही तरीके से एप्लीकेबल होती हैं जो हम ग्रेविटेशन फोर्स या ग्रेविटी डिस्कस कर रहे हैं उनके साथ? और ऐसे क्या फीचर्स हैं जो ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में हमें सीखने चाहिए, वो हम देखेंगे इस वीडियो के अंदर। जो भी ऑब्जेक्ट किसी हाइट से अर्थ पे गिरते हैं वो किस स्पीड से गिरते हैं? क्या उनकी स्पीड सेम रहती है, वो बढ़ती है या घटती है? किस तरह के फिनोमिना उन पे होते हैं? क्या भारी चीज़ें अर्थ पे जल्दी गिरती हैं? इन सब सवालों के जवाब हम ढूंढेंगे इस लेक्चर के अंदर। अगर आप इन टॉपिक्स को बहुत अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो आप एस चंद पब्लिशिंग की लखवीर सिंह एंड मंजीत कौर की 9th क्लास की फिजिक्स की बुक को रेफर कर सकते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक जो हमारे पास है इन टर्म्स ऑफ ग्रेविटेशन। अब ये हमारा चैप्टर 3 ग्रेविटेशन जो कि हम कवर कर रहे हैं। इन दिस चैप्टर हमने यहाँ तक हमारे लास्ट लेक्चर में कवर किया था कि फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू 1/r²। नाउ वी आर डिस्कसिंग कि जो हमारे पास न्यूटन्स लॉज हैं वो ये न्यूटन्स लॉज में जो हमने 3rd लॉ पढ़ा था कि एक्शन एंड रिएक्शन आर ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट। तो ये लॉ कहाँ तक होल्ड गुड करता है? तो क्योंकि अब वो भी यूनिवर्सल लॉज हैं, हर चीज़ पे वर्क कर रहे हैं। ये भी हमारे पास जो ग्रेविटेशन है वो हर जगह पर है, हर जगह जिसमें भी मास है वो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो हम इस चीज़ को कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि क्या न्यूटन का जो 3rd लॉ ऑफ मोशन है कि एक्शन एंड रिएक्शन आर ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट, कि एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स डाल रहा है वही फोर्स दूसरा ऑब्जेक्ट पहले ऑब्जेक्ट पर भी डाल रहा है। तो हम इसमें देखते हैं कि yes, that law holds good for the case of gravitation as well। तो होता क्या है कि अगर दो ऑब्जेक्ट हैं जो अपने मास की वजह से एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं तो ऐसा कभी नहीं होता कि दिस इज मासिव ऑब्जेक्ट एंड ये इस हल्के ऑब्जेक्ट को ही ओनली खींच रहा है। ये हल्का ऑब्जेक्ट भी इस मासिव ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच रहा है विद द सेम फोर्स। बट द थिंग इज़ दैट कि ये जो आपका ऑब्जेक्ट है ये बहुत ही ज़्यादा मासिव है, ये उस फोर्स की वजह से इधर उधर कहीं नहीं जाएगा, रेदर देन कि वो जो छोटे वाला आपके पास ऑब्जेक्ट है वो जितना मूव करेगा या वो देखेगा। अगर आप देखते हैं कि जैसे कि जो बहुत हैवीली मासिव ऑब्जेक्ट्स हैं, अगर दोनों ही मासिव ऑब्जेक्ट्स हैं तो जैसे कि हम एग्जांपल ले सकते हैं कोई डुअल स्टार का, जहाँ पर आपके पास 2 स्टार हैं। अगर वो एक दूसरे के चारों तरफ चक्कर काटते हैं तो वो दोनों एक दूसरे को एक दूसरे की तरफ खींच रहे हैं एंड दैट्स वाई वो कोई एक स्टार दूसरे स्टार की तरफ चक्कर नहीं लगाता है, वो एक कॉमन सेंटर की तरफ दोनों स्टार चक्कर लगाते हैं। दिस इज जस्ट बिकॉज क्योंकि दोनों एक दूसरे को खींच रहे हैं। अगर सिर्फ एक ऑब्जेक्ट दूसरे को खींच रहा होता तो ये लॉज बिल्कुल अलग तरीके से वर्क कर रहे होते, तो हम उनको बिल्कुल अलग तरीके से देखते। सो लेट्स लुक एट द डेफिनेशन जो इसमें यहाँ हमारे पास है। द न्यूटन्स 3rd लॉ ऑफ मोशन ऑल्सो होल्ड्स गुड फॉर द force of gravitation. This means that when earth exerts a force of attraction on an object, तो अर्थ किसी चीज़ को खींच रही है, then the object also exerts an equal force on the earth in the opposite direction. Fine, तो दोनों एक दूसरे को खींच रहे हैं बट उसका मास इतना ज़्यादा है जिसकी वजह से वो बहुत थोड़ा सा उसमें फ़र्क पड़ेगा जो कि नेग्लिजिबल टाइप में, जैसे हम मेज़र भी नहीं कर पाएंगे। एंड क्योंकि जो हमारा ऑब्जेक्ट्स है, ऑब्जेक्ट जो है उसका मास बहुत कम है, उसके अंदर वेरिएशन, उसके अंदर चेंज इन मोमेंटम हम देख पाएंगे। सो दैट इज़ जस्ट द रीज़न। एंड हम सीधा से ये देख सकते हैं कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स बाय मास।
तो मासिव ऑब्जेक्ट जो हल्का है, m जो डिनोमिनेटर में एक स्मॉल क्वांटिटी है, वहाँ पर एक्सेलरेशन कुछ होगा, एंड m जहाँ डिनोमिनेटर में एक लार्ज क्वांटिटी, वेरी लार्ज क्वांटिटी हो जाए, वहाँ पर ये एक्सेलरेशन बहुत कम होगा जो हमारे ऑब्जर्वेशन में नहीं आएगा. Now further add some more things to this. So now the mass of a stone is very small, due to which the gravitational force produces a large acceleration in it, and earth के अंदर वो acceleration बहुत small होता है. That is just similar to that case जो हमने यहाँ पे formula discuss किया. Now let's move to the next page कि अब हम देखते हैं कि कोई भी जो object है, अगर आपने उसे छोड़ दिया है नीचे की तरफ, तो वो सिर्फ उस फोर्स के इफेक्ट में आपका वो ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ आएगा. एंड अंडर द इफेक्ट ऑफ दैट फोर्स, अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो हमें पता है कि फोर्स, व्हाट इज फोर्स? फोर्स आपके पास होती है F इक्वल टू ma, मास इंटू एक्सेलरेशन. तो किसी भी ऑब्जेक्ट का जो आपके पास मास है तो वो कुछ भी हो, लेकिन एक्सेलरेशन क्या होगा जब आपके पास दूसरा जो ऑब्जेक्ट है वो आपके पास अर्थ है. देन हम ये देखते हैं कि कोई भी जो स्टोन जिसको हमने, या कोई भी ऑब्जेक्ट जिसको हमने अर्थ की ग्रेविटी के अंदर छोड़ा है, वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इस एक्सेलरेशन से वो नीचे की तरफ आता है. पिछले एक लेक्चर में हमने ये देखा था कि जो आपके पास 9.8 मीटर पर सेकेंड, 9.8 न्यूटन का फोर्स था एक मास के ऊपर जो 1 किलोग्राम का है विद रिस्पेक्ट टू अर्थ. तो वो जो 9.8 न्यूटन का फोर्स था जब उसका मास 1 kg है, सो दैट रिप्रेजेंट्स द सेम थिंग कि आपके पास वो एक्सेलरेशन m इंटू ए, जब m आपके पास 1 है तो a आपके पास क्या बचेगा? सो a इज योर 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. नाउ तो हम देखते हैं कि अगर हमने किसी ऑब्जेक्ट को बिल्कुल फ्री छोड़ दिया है, उसको थ्रो कर दिया है, तो वो क्या होगा? उसके अंदर हम देखते हैं ए फिनोमिना ऑफ फ्री फॉल. फ्री फॉल कोई भी फोर्स नहीं है उसे ऊपर की तरफ खींचने के लिए, ओनली ग्रेविटी है जो उसे अपने इफेक्ट के अंदर खींच रही है. सो द फॉलिंग ऑफ अ बॉडी फ्रॉम अ हाइट टुवर्ड्स द अर्थ अंडर द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ इज कॉल्ड फ्री फॉल. तो जब भी कोई चीज़ फ्री फॉल करेगी वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इस एक्सेलरेशन से नीचे की तरफ गिरेगी. अब हमने ये देखा कि इसमें जो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, कोई भी चीज़ की जो वेलोसिटी है आपकी इस एक्सेलरेशन से इंक्रीज हो रही होगी, इस एक्सेलरेशन की वैल्यू से. तो इसमें पूरी पिक्चर में ऑब्जेक्ट का मास तो कहीं भी नहीं आया. लेकिन पहले ये क्या होता था कि ये बिलीव किया जाता था कि जो हैवी ऑब्जेक्ट्स हैं वो जल्दी अर्थ की तरफ आते हैं और जो लाइटर ऑब्जेक्ट्स हैं वो देर से अर्थ की तरफ आते हैं. सो ये देयर वर सम थ्योरीज लाइक दिस. लेकिन गैलीलियो ने अपना एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें उसने क्या किया कि टावर ऑफ पीसा से 2 स्टोन के पीस जिनके मासेस अलग अलग थे उसको उसने गिराया, एंड वो दोनों स्टोन्स एक ही टाइम अर्थ पे गिरे. जिस एक्सपेरिमेंट से उसने ये बताया कि ये जो आपकी क्वांटिटी है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो आपकी एक्सेलरेशन है, ये आपकी मास से इंडिपेंडेंट है. तो ये चीज़ जो है वो मास पे डिपेंड नहीं करती है. कोई भी चीज़ वो अर्थ की फोर्स है जिसकी वजह से वो अर्थ की तरफ जा रही है, ना कि वो उसके अंदर का मास है. ठीक है. So this was concluded by Galileo's experiment, and in this way हमने बस यही conclude किया कि the acceleration of the object falling freely towards the earth doesn't depend on the mass of the object. mass object का कुछ भी हो, ठीक है, तो कोई भी अगर फ्री फॉल में जा रहा है तो उसे सेम एक्सेलरेशन वो फेस करेगा, इररेस्पेक्टिव कि अगर उसका एरिया बहुत ज़्यादा है और एयर फ्रिक्शन रोल प्ले कर रहा है. अदरवाइज सबके लिए ये क्वांटिटी सेम रहेगी, बट दैट इज अनदर पार्ट ऑफ फिजिक्स जिसमें हम वो चीज़ें कंसीडर करते हैं. नाउ तो ये जो एक्सपेरिमेंट्स हैं, इन एक्सपेरिमेंट्स की लिस्ट में सबसे पहले हम देख सकते हैं कि एक एक्सपेरिमेंट
गैलीलियो गैली ने किया था, जिसमें उसने टावर ऑफ पीसा से 2 ऑब्जेक्ट गिराए एंड ही फाउंड दैट कि दोनों सेम टाइम पर आकर गिरते हैं। एक रॉबर्ट बॉयल ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, जिसमें उन्होंने क्या किया, एक चैम्बर को बिल्कुल वैक्यूम कर दिया, क्योंकि जैसे अभी मैंने आपको बताया कि एयर के फ्रिक्शन की वजह से कोई भी चीज़ उसको टाइम ज़्यादा लग सकता है, लेकिन अगर किसी चैम्बर में वैक्यूम कर दिया जाए, उसमें से एयर निकाल दी जाए, तो क्या होगा। तो रॉबर्ट बॉयल ने किया था, द साइंटिस्ट हु शोड दैट इन द एब्सेंस ऑफ एयर रेसिस्टेंस दैट इज इन वैक्यूम इवन अ फीदर एंड अ कॉइन फेल एट द सेम रेट। तो अगर एक पंख जो कि बहुत धीरे धीरे वैसे जनरली नीचे गिरता है, वो क्या है, दैट इज जस्ट बिकॉज क्योंकि उसके अंदर एयर फ्रिक्शन बहुत है, उसका इस एयर में से नीचे गिरना, क्योंकि एयर के कंपैरिजन में, उसके मास के कंपैरिजन में उसका एरिया बहुत ज़्यादा है। और अगर एक मेटल का जो कॉइन है, उन दोनों को एक टाइम पे एक चैम्बर में गिराया गया, तो उन दोनों सेम टाइम पर नीचे गिरते हैं। सो दैट वाज अ वेरी गुड एक्सपेरिमेंट, जिसके थ्रू ये बेसिकली ये चीज़ डिसाइफर हो सकी। फोर्स डिपेंड ऑन मास बट एक्सेलरेशन जो ड्यू टू ग्रेविटी है, जिसकी वजह से जो नीचे गिरने की उसकी रेट है, ठीक है, वो उसके मास पे डिपेंड नहीं करती है। So the acceleration produced in the freely falling bodies is the same for all the bodies and it doesn't depend on the mass of the falling body. तो ये हमने इसके अंदर ऑब्जर्व किया। नाउ जो हम इसके अंदर नेक्स्ट थिंग ऐड कर सकते हैं वो ये है कि ये जो क्वांटिटी है जिस एक्सेलरेशन को हम स्टडी कर रहे हैं, सो दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो हमने कहा जो भी फोर्स है, दैट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो जो मास है दैट कैंसल्स आउट एंड बेसिकली जो हमारे पास एक्सेलरेशन बचती है, दैट एक्सेलरेशन इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड इसकी वैल्यू जो है वो आपके पास एक कांस्टेंट रहती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सभी ऑब्जेक्ट्स के लिए ये कांस्टेंट है। तो अगर हम इसको इस डायग्राम के थ्रू देखें तो ये डायग्राम हमें क्या बता रहा है, जस्ट बिकॉज हमने पढ़ा है कि एक्सेलरेशन क्या होती है। एक्सेलरेशन होती है कि किसी भी चीज़ की जो आपकी वेलोसिटी है वो एक यूनिफॉर्म रेट से आपके बढ़ रही है, तो आप उसको एक्सेलरेशन से क्वांटिफाई करते हो। तो इसकी एक्सेलरेशन है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब हर सेकंड में इसकी जो आपकी वेलोसिटी है वो 9.8 मीटर पर सेकंड बढ़ जाती है। तो हम देख सकते हैं पहले कुछ टाइम के अंदर बहुत कम आपकी बॉल जो है, अगर उस बॉल को हम ड्रॉप करते हैं तो वो बहुत कम मूवमेंट है, सेम टाइम में अगली मूवमेंट कुछ ज़्यादा है, सेम टाइम में अगली मूवमेंट और ज़्यादा है, और ज़्यादा और ज़्यादा। तो इस तरीके से हर सेकंड में इसकी मूवमेंट जो है वो बढ़ती जाती है, पहले के कंपैरिजन में वो और ज़्यादा मूवमेंट आपको देखने को मिलती है। तो ये हमने सीखा कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैसे वर्क करती है, इसकी वैल्यू आपके पास क्या है। इसके अलावा ग्रेविटेशन से जुड़े हुए कुछ और फैक्ट हैं जिसको अभी हम जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। Hello students, my name is Aditya and I welcome you all to S Chand Academy channel. आई थिंक आप सब लोगों ने लखमीर सिंह और मंजीत कौर की किताबें तो पढ़ी ही होंगी। मैंने भी पढ़ी थी जब मैं एक स्टूडेंट था। 9th और 10th क्लास में इनकी साइंस की बुक्स बहुत ही पॉपुलर हैं। टेक्नोलॉजी इम्प्रूव होने के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें एडवांस हो चुकी हैं, और इमेजिन कीजिए कि आप ये किताबें पढ़ने के साथ साथ अगर ये वीडियो बुक्स की फॉर्म में आपको मिल जाएँ, लाइन बाय लाइन एक टीचर आपको इन बुक्स को एक्सप्लेन करें, तो आपको पढ़ने में कितनी मदद मिल जाएगी। So S Chand Academy brings to you all these books for class 9th and 10th for chemistry, physics and biology. आपके लिए लेकर आए हैं वीडियो फॉर्मेट में। So you can share, subscribe and like to this channel and you can press bell icon for regular updates. वेलकम बैक टू एस चांद अकेडमी। ब्रेक पर जाने से पहले हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसमें हमारे पास कोई भी जो ऑब्जेक्ट है उस ग्रेविटेशनल फोर्स के अंडर वो किस रेट से आपकी एक्सेलरेट करती है। सो दैट एक्सेलरेशन रेट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी।
एंड उसकी वैल्यू हमने देखी थी कि दैट इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब वो जो वैल्यू हमने फाइंड आउट की, ये उस टाइम तक हमने एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू फाइंड आउट की, बट हमें अब ये चाहिए कि उसका मैथमेटिकल प्रूफ क्या होगा। सो लेट्स लुक एट इट कि हमारे पास इसका जो मैथमेटिकल प्रूफ है। सो हम बात कर रहे हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की, तो अब इसकी वैल्यू जो है वो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। सिंप्लीफाइड वे में अगर हम देख रहे हैं यहाँ पे, सो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमने ये पढ़ा है F इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। लेकिन अब m1 m2 को हमने थोड़ा सा स्पेसिफाई कर दिया। दिस कैपिटल M इसको हम मान लेते हैं क्योंकि ये अर्थ का मास है, एंड दिस स्मॉल m इसको हम कंसिडर कर लेते हैं कि ये ऑब्जेक्ट का मास है, जो ऑब्जेक्ट जिसकी एक्सेलरेशन को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। नाउ अगर हम देखें कि ये जो फोर्स है, हमने न्यूटन्स लॉ में पढ़ा है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में पढ़ा है कि दिस फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन। सो F इज इक्वल टू ma, एंड इस फॉर्मूले में हमें पता चलेगा कि दिस एक्सेलरेशन इज इक्वल टू F बाय m। सो ऑब्वियसली दिस एक्सेलरेशन इज F बाय m फ्रॉम दिस फॉर्मूला। अब अगर हमें ये एक्सेलरेशन फाइंड आउट करनी है तो हम ये जो फोर्स है, इस फोर्स में हम ये ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला हम इंसर्ट कर सकते हैं, एंड द टाइम हम इसको इसमें इंसर्ट करते हैं वी गेट दिस फॉर्मूलेशन। सो दिस इज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ग्रेविटेशन कांस्टेंट g कैपिटल M स्मॉल m बाय r स्क्वायर एंड दिस स्मॉल m विच इज द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब इसमें ये स्मॉल m आपका कैंसिल हो जाएगा एंड यू फाइनली गेट दिस एक्सेलरेशन टू बी g m by r square. So now this has become very simplified. लेकिन इसमें हम एक चीज़ खास देख पा रहे हैं कि इसके अंदर अब आपके पास मास जो है, जो ऑब्जेक्ट का मास है, वो क्वांटिटी ख़त्म हो गई है। सो दिस एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जी m बाय आर स्क्वायर। अब हमें पता है कि ये जो g है, कैपिटल G, इसकी वैल्यू हम जानते हैं, कैपिटल M की वैल्यू हम जानते हैं, R को हम कंसीडर करते हैं क्योंकि दिस इज़ द रेडियस ऑफ द अर्थ, तो इसके कंपेरेबल होगा 5-10 मीटर ऊपर नीचे हम अगर देखते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्मॉल क्वांटिटी है एज़ कम्पेयर टू रेडियस ऑफ द अर्थ, तो इसलिए हम रेडियस ऑफ अर्थ को प्राइम मानते हुए उसी को मेन लेकर चलते हैं। तो अर्थ के केस में इसको हम एक स्मॉल g से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि है हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। नाउ इसकी वैल्यू जब हम इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करते हैं, सो वी जस्ट इंसर्टेड द वैल्यू ऑफ दिस कैपिटल G 6.7 इंटू 10 टू द पावर -11, m 6 इंटू 10 टू द पावर 24, एंड दिस r इज 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर स्क्वायर। एंड जब इससे हम स्मॉल g कैलकुलेट कर रहे हैं, सो दिस गिव्स अस वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो दिस इज़ द सेम वैल्यू जो हमने पहले एक्सपेरिमेंटली देखी कि वो क्या आती है, उसी चीज़ को अब हमने मैथमेटिकली डिराइव करके देख लिया कि ये हमारे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब ग्रेविटी की वजह से कोई ऑब्जेक्ट कितना एक्सेलरेट करता है, उसकी वैल्यू हमें यहाँ पर मिल जाती है। नाउ लेट्स ऐड फर्दर कि अब ये जो g की वैल्यू है उसमें वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, अब उसमें वेरिएशन किसकी वजह से आ सकता है। तो जो g की वैल्यू है, क्या ये एक कांस्टेंट है, क्या ये एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है? तो ये g की जो वैल्यू है ये किस तरीके की है, ये हमें देखना पड़ेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देखें, द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी of earth g depends on the value of gravitational constant g। so कैपिटल G पे ये वर्क डिपेंड कर रही है। so कैपिटल G जो है वो एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है, so इसलिए उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, वो वैल्यू कांस्टेंट है। मास ऑफ अर्थ इज ऑल्सो अ कांस्टेंट, तो अभी तो उसमें ऐसा कोई वेरिएशन हो नहीं रहा है बड़ा, ठीक है, तो हम उसको एक कांस्टेंट कंसीडर कर सकते हैं। एंड थर्ड क्वांटिटी इज रेडियस ऑफ द अर्थ। तो अगर हम बात कर रहे हैं एज अ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g एंड मास ऑफ द अर्थ m आर ऑलवेज कांस्टेंट,
the value of acceleration due to gravity is constant as long as the radius of earth remains constant. तो अगर r constant रहे तो आपके पास ये वैल्यू g की वैल्यू भी constant रहेगी। अब फर्क क्या पड़ता है कि अगर r आपका इंक्रीज करे या डिक्रीज करे तो उससे ओवरऑल क्या फर्क पड़ता है। तो अगर ये r रेडियस आपका अर्थ के सेंटर से जो डिस्टेंस है, अगर आप अर्थ के लेवल पे हैं और उससे किसी हाइट पे चले जाते हैं तो जितना आप हाइट पे जाएंगे उतना g की वैल्यू आपके लिए और कम होती जाएगी। सिमिलरली और भी कई सारे फिनोमिना हो सकते हैं जिसमें अलग अलग जगह पे आपका जो डिस्टेंस है, ठीक है, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, उसमें वेरिएशन की वजह से आपकी जी की वैल्यू में वेरिएशन आ जाता है। अगर हम अब इसमें देखें तो दिस इज द ग्राफ। प्लीज नोट द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी विच इज नॉट कॉन्स्टेंट एट ऑल द प्लेसेस ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। अब ये जो आपके पास डायग्राम बनाया हुआ है ये है द अर्थ इज नॉट परफेक्ट स्फीयर। तो अर्थ जो है वो परफेक्टली स्फीयर नहीं है। इक्वेटर पे ये थोड़ा बाहर निकली हुई है और पोल्स पे ये थोड़ा अंदर की तरफ है। तो अगर हम देखेंगे तो कोई अगर इक्वेटर पे है सो इट मीन्स वो अर्थ के सेंटर से थोड़ा सा ज़्यादा दूर है, और अगर वो पोल्स के ऊपर है तो वो अर्थ के सेंटर के थोड़ा सा एवरेज से ज़्यादा नज़दीक है। तो इन दोनों केसेस में जी की वैल्यू आपकी अलग मिलेगी। तो बिकॉज अर्थ इज नॉट ए परफेक्टली स्फीयर ड्यू टू द फ्लैटनिंग ऑफ द अर्थ एट द पोल्स, द रेडियस ऑफ द अर्थ इज मिनिमम एट द पोल्स, एंड जो आपका रेडियस है वो इक्वेटर के ऊपर मैक्सिमम है, इसलिए जी की वैल्यू इक्वेटर पे आपकी मिनिमम होती है। तो इसमें ये जो कलर का वेरिएशन है आपके पास ये दिखाया हुआ है, ठीक है, ये इसी हिसाब से आपका बनाया हुआ है। नाउ please note the value of acceleration due to gravity g is not constant at all the places on the surface of earth. This is due to the fact that earth is not perfectly sphere. तो यही हमने अभी डिस्कस किया है। Since the radius of the earth पोल पे ये मिनिमम है रेडियस एंड इक्वेटर पे मैक्सिमम है, तो उस वजह से आप इसमें वेरिएशन देख सकते हो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। नाउ अगर हम फर्दर इसमें और इंफॉर्मेशन ऐड करते हैं तो ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस करते आए हैं इस फैक्ट को कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपके मास पे डिपेंड नहीं करता है। तो गलीलियो ने जो एक्सपेरिमेंट किया या बॉयल ने जो एक्सपेरिमेंट किया, उन दोनों एक्सपेरिमेंट से ये कंक्लूड हुआ कि वो मास पे डिपेंड नहीं करता है, लेकिन ये उसको किस तरीके से मैथमेटिकली उसे कैसे प्रूव कर रहा है। सो फर्स्ट थिंग इज जी इज कैपिटल जी कैपिटल एम बाय आर स्क्वायर। तो ये आपके पास एक फिनोमिना है। तो इस फिनोमिना में जी एम बाय आर स्क्वायर जो आपके पास फिनोमिना है, इसमें कहीं पर भी ऑब्जेक्ट का मास नहीं आ रहा है जो आपने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को कैलकुलेट किया, एंड इसकी वैल्यू जो है जब उस पर डिपेंड नहीं कर रही, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप 1 kg या 10 kg या 100 kg या 1000 kg किसी भी सामान को अगर आप एक हाइट से अगर आप छोड़ोगे तो सभी के सभी सेम टाइम पे अर्थ पे आके गिरेंगे, बिकॉज दे ऑल फेस द सेम एक्सेलरेशन। तो अगर सेम डिस्टेंस आप उसे देंगे तो वो सेम टाइम में ट्रेवल करके अर्थ तक पहुंच जाएगा। नाउ इन अनदर एग्जाम्पल वी कैन सी कि अगर हम अर्थ के रिस्पेक्ट में नहीं देख रहे हैं, किसी और प्लैनेट के रिस्पेक्ट में जी की वैल्यू देखते हैं, तो वो जी की वैल्यू हमें क्या मिलती है। सो लेट्स लुक एट कि कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ मून। तो हमें सरफेस ऑफ मून पे ग्रेविटी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, और इसमें दिया हुआ है हमें मून का जो मास है दैट इज 7.4 × 10⁻22 किलोग्राम, एंड रेडियस ऑफ मून भी हमें गिवन है। तो हमें सिर्फ ये जो जी के लिए ये जो फॉर्मूला है इसके अंदर ये वैल्यूज इंसर्ट करनी है। कैपिटल जी की वैल्यू हमें पता है, कैपिटल एम एंड कैपिटल आर आर गिवन। इसको हम SI यूनिट्स में कन्वर्ट कर देते हैं, किलोमीटर को मीटर के अंदर, एंड देन दिस वैल्यू ऑफ जी वी कैन फाइंड दिस टू बी 1.63 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो कि काफ़ी कम है अर्थ के कंपैरिजन में। तो अगर अर्थ पर किसी ऑब्जेक्ट कर आप गिरोगे, छोड़ दोगे, तो वो जितने टाइम में आएगा तो ये उसके कंपैरिजन में काफ़ी कम, बहुत आराम से वो ऑब्जेक्ट मून के सरफेस तक पहुँचेगा। सो दिस इज़ द डिफरेंस बिकॉज ऑफ द प्लैनेट्स मास, और द जो भी आपका ऑब्जेक्ट है, अर्थ है या मून है, तो
उनकी वजह से, उनके मास की वजह से मेन जो है ये जी फैक्टर वर्क कर रहा है, नॉट डिपेंडिंग ऑन जो ऑब्जेक्ट आपने हाथ में ले रखा है उसका मास क्या है। एंड क्लियरली स्टेटिंग कि द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द मून इज ओनली 1/6 ऑफ द वैल्यू ऑफ जी ऑन अर्थ। तो जब वो सिर्फ 1/6 वैल्यू है तो हर चीज़ के ऊपर फ़र्क पड़ेगा कि वो टाइम भी 6 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा एंड हमारा जो वेट है वो भी वहाँ पर 6 टाइम्स कम हो जाएगा। और इसी तरीके से जो हमारी इक्वेशंस ऑफ मोशन हैं वो भी इस केस में मॉडिफाई हो जाती हैं। तो जो जनरली हम इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ते आए हैं उन इक्वेशन ऑफ मोशन में हम पढ़ते हैं कि ओके v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो वो हमारे पास जहाँ पर भी एक्सेलरेशन का काउंट है, अगर हम किसी चीज़ को सिर्फ फ्री फॉल कर रहे हैं, वो ग्रेविटी के अंदर ही ओनली मूव कर रहा है, तो ये सारी जो ए एक्सेलरेशन वाली क्वांटिटीज़ है ये जी में चेंज हो जाती हैं। तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी आपका बन जाएगा v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी। सिमिलरली द नेक्स्ट टू इक्वेशन s, जो वैसे हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है लेकिन यहाँ के केस में क्या होगा, हम उसे हाइट ले रहे हैं कि एक हाइट से अगर हम उसे छोड़ रहे हैं इसलिए हमने उसे h लिखा है, h इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर एंड सिमिलरली वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। तो ये आपके पास मॉडिफिकेशन रहेगी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट को आप ऊपर से नीचे फेंकते हो तो वो ऊपर से नीचे जाते हुए उसके ऊपर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है दैट इज़ 9.8, अगर आप किसी चीज़ को नीचे से ऊपर फेंकते हो तो वो आपके पास क्वांटिटी होती है -9.8, क्योंकि तब उसकी वेलोसिटी कम हो रही है विद दिस सेम रेट, वो रिटार्डेशन या डी एक्सेलरेशन फेस कर रहा है। आफ्टर दैट देयर आर सम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो आप इस टॉपिक को और अच्छे से समझने के लिए ये आप देख सकते हैं। दे आर सम सिंपल फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जिससे कंसेप्ट्स आपके और बिल्ड हो सकते हैं डिफरेंट केसेस को के अंदर वही सेम सिचुएशंस को देख के। नाउ हमारे पास कंसेप्ट आता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। तो मास और वेट में फ़र्क क्या है? मास किसी भी चीज़ की, अभी हमने जैसे ग्रेविटेशन के अंदर पढ़ा, तो किसी चीज़ के मास पे डिपेंड करता है कि उसको कितनी फोर्स अट्रैक्ट कर रही है। तो मास क्या है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को आपने कहीं स्पेस में ले गए, खाली जगह पर जहाँ पर उसे कोई फोर्स अट्रैक्ट नहीं कर रही है, वहाँ भी अगर आप उसे पुश करो तो आपको फोर्स लगानी पड़ेगी, और वो फोर्स कितनी लगानी पड़ेगी, जितना उसका इनर्शिया होगा। सो दैट इनहेरेंट क्वांटिटी ऑफ सम ऑब्जेक्ट, जो उसकी अपनी ही प्रॉपर्टी है, सो दैट इज इट्स मास। एक मास को किसी ऑब्जेक्ट से कभी अलग नहीं किया जा सकता, वो उस ऑब्जेक्ट की इनहेरेंट प्रॉपर्टी है। एंड अगर हम डिस्कस करें कि व्हाट इज वेट, तो वेट क्या है, होता है कि वेट जो भी आपके पास ऑब्जेक्ट है, जब हमने उस ऑब्जेक्ट को ग्रेविटेशन फील्ड में रखा, ग्रेविटी के अंदर रखा, तो उस ऑब्जेक्ट को अर्थ अपनी तरफ खींचेगी, या किसी और प्लैनेट पे अगर हम उसे ले गए तो वो फोर्स, एक फोर्स से इस चीज़ को वो अपनी तरफ खींचेगा। नाउ अगर हम इस फोर्स को मेज़र करें तो ये फोर्स होती है आपकी वेट। मास आपका होता है m, ओनली m, एंड वेट आपका होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, जिस फोर्स से वो आपको खींच रही है, एंड दैट एक्सेलरेशन इन केस ऑफ अर्थ इज g, mg। तो इस तरीके से आप मास और वेट को अलग अलग डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। बाय डेफिनेशन इफ यू लुक एट, वी कैन सी द मास ऑफ अ बॉडी इज constant, it doesn't change with the place to place, and mass of a body cannot be zero। and जब weight की बात करें, the weight of a body is force with which it is attracted towards the center of the earth। तो weight is a force, जबकि mass उसकी एक inherent property है जो उससे कभी भी अलग नहीं की जा सकती। तो बेसिकली हम देख सकते हैं कि अगर हमारे पास इस तरीके का कोई बैलेंस है, जिसमें हम स्प्रिंग टाइप बैलेंस, जिसमें हम किसी भी चीज़ के वेट को मेज़र करते हैं, तो सो इन दैट केस वी कैन सी कि अगर हम किसी चीज़ को इस तरीके से हैंग करेंगे
तो अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो ग्रेविटेशनल फील्ड इस ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ खींचेगा, एंड द टाइम वो फील्ड इसे नीचे की तरफ खींचेगा तो ये जो फोर्स है दैट इज ऑब्जर्व्ड इन दिस स्केल, जिसको हम कहेंगे हमारा वेट। एंड अगर यही चीज़ हमारे पास आ जाती है इस तरह के बैलेंस में, यही चीज़ अगर आ जाती है हमारे पास इस तरह के बैलेंस में, तब हम क्या करते हैं कि एक हम रखते हैं यहाँ पर रेफरेंस, जिसको हम मानते हैं कि ओके दिस इज 1 kg वेट। तो हम ये मानते हैं कि जितना फोर्स इस पर लग रहा होगा बिकॉज ऑफ अर्थ, उतना ही फोर्स जो सामान मैं रखूँगा अगर वो 1 kg उसका मास है तो उस पर भी उतना ही फोर्स लग रहा होगा। सो इन दैट केस व्हेन इट बैलेंसेस, तब हम मेज़र कर पाते हैं कि ये इसका मास है। तो जब हम इस तरह का बैलेंस यूज़ करें तो उससे हमें मास की क्वांटिटी मेज़र होती है, मास हमें पता चलता है। बट अगर हम इस तरह के स्प्रिंग बैलेंस यूज़ करें उससे हमें वेट क्वांटिटी पता चलती है और हम उसमें मतलब वेट बेसिकली मेज़र करते हैं। बट हम इसके स्केल को मॉडिफाई करके अगर मैं इसको 10 न्यूटन की जगह यहाँ पे 1 kg लिख दूँ तो ऐसा होता है कि जितने भी हम बैलेंसेस यूज़ करते हैं वो हमें बताता तो मास है, लेकिन दैट वर्क्स ऑन द फिनोमिना ऑफ वेट। ये सच में होता है। नाउ एज ए समरी अगर हम देखें तो इस लेक्चर में हमने देखा कि जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो किस तरीके से काम करता है, उसकी इक्वेशन क्या है। इक्वेशन को देखने के बाद बेसिकली हम आए कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो किस तरीके से आपका वर्क करता है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की कुछ प्रॉपर्टीज़ जो कि ये हैं कि वो मास से इंडिपेंडेंट है एंड 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर उसकी अर्थ पे वैल्यू है, मून पर उसकी वैल्यू 1/6 ऑफ द अर्थ है। तो ये सब फैक्ट हमने देखे। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कांस्टेंट है, इवन ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ ये एक कांस्टेंट नहीं है, ये वैल्यू चेंज होती है बिकॉज ऑफ द शेप ऑफ द अर्थ। एंड अगर आप अर्थ से किसी हाइट पे जाएं तो भी इस वैल्यू में वेरिएशन आएगा। फाइनली वी एडिड द कंसेप्ट के मास और वेट जो है वो बेसिकली एक फोर्स है, जिस फोर्स को आप मेज़र कर रहे हो किसी प्लैनेट के ऊपर किसी मास को रखते हुए, एंड उस फोर्स को आप मेज़र करके यस आप उस फिनोमिना को यूज़ कर सकते हो किसी मास को मेज़र करने के लिए। जब आप एक बैलेंस यूज़ करते हो तब वो आपको डायरेक्टली मास क्वांटिटी देता है, लेकिन जब आप एक बैलेंस यूज़ करते हो स्प्रिंग बैलेंस तो उस केस में आपके पास वेट क्वांटिटी आती है। अब मास जो आप नॉर्मल बैलेंस जो है उसे यूज़ करने पे उसे आप प्लैनेट पे कहीं भी ले जाओ, किसी और प्लैनेट पे भी ले जाओ, वो हर जगह सेम मास मेज़र करके देगा। लेकिन स्प्रिंग बैलेंस जो है वो हर जगह आपको अलग अलग क्वांटिटी मेज़र करके देगा। तो इसलिए एक स्प्रिंग बैलेंस यस उसको ट्यून किया जा सकता है अर्थ के फील्ड के अकॉर्डिंग और उससे मास कैलकुलेट कर सकते हैं, बट उसमें एरर का स्कोप रहता है। इन टॉपिक्स को और अच्छे से पढ़ने और समझने के लिए आप लखमीर सिंह एंड मंजीत कौर की 9th क्लास की फिजिक्स की बुक को रेफ़र कर सकते हैं, पब्लिश्ड बाय एस चांद पब्लिशिंग ग्रुप। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। टेक केयर, हैव अ गुड डे। All rights reserved. This video has been prepared for educational purposes only. No part of it may be reproduced or copied without the permission of the copyright holder.